आ रही है। गौहर चिश्ती के विवादित नारे से पहले भी नारेबाजी की बात सामने आ रही है। 10 जून को ब्यावर में विवादित नारे लगाए गए थे, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। गौहर चिश्ती के विवादित जो नारा था उसके पहले भी नारेबाजी हुई थी और ये नारेबाजी भी हम आपको सुनवाएंगे। 10 जून की वो तारीख थी जब ब्यावर में इस तरीके की नारेबाजी की गई थी। सुनिए। और भंवर, हम ये देख पा रहे हैं कि जो 10 जून का वीडियो अब सामने आया है उसमें भी ऐसे भड़काऊ नारे लगाए गए थे। देखिए, भड़काऊ नारे ही नहीं लगाए गए थे, उसमें सीधा सीधा पीएफआई कनेक्शन है। पीएफआई के आप उसमें होर्डिंग्स देख सकते हैं। वहाँ पे जो लोग हैं, पीएफआई की रैली वहाँ पर हुई थी, 10 तारीख को हुई थी। इस बाबत हमने आज एसपी से सवाल भी किया है और उस सवाल में एसपी ने कहा है कि वो जांच का विषय, हम जांच करेंगे। इतना ही नहीं, वहाँ पर पिछले हम इस महीने के पहले सप्ताह की बात करें तो वहाँ 5 दिन का एक शिविर भी पीएफआई का लगा था, जिसमें सम्मान समारोह और तमाम बच्चों को इस तरह की तालीम देने, कट्टरता की चीज़ें सिखाने के शिविर लगे थे। जबकि धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के क्रियाकलाप वहां पर होते हैं तो फिर पुलिस पर भी संदेह होता है। आप देखिए, ब्यावर में जिस तरह की ये घटनाक्रम आया है, 17 तारीख का वो वीडियो सबने देखा है जिसमें गौहर चिश्ती ने सर कलम करने की बात कही, लेकिन उससे करीब 7 दिन पहले यानी 10 तारीख को यही नारे सड़कों पर लग रहे थे खुलेआम ब्यावर में। ब्यावर अजमेर जिले का एक कस्बा है जो अजमेर से महज 50 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ये नारे जब वहाँ लगे थे तो क्या खुफिया एजेंसियों को पता नहीं था? क्या इंटेलिजेंस को पता नहीं था? क्या पुलिस को पता नहीं था? अगर पता था तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? साइबर सेल ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो और ऑडियो मौजूद है। बिल्कुल वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं भंवर, क्यों ये जो वीडियो सामने आए हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं पीएफआई के झंडे हाथों में है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए, सर कलम करने के लिए, फांसी देने के लिए ये नारेबाजी की जा रही है और ये सब कुछ 10 तारीख को हुआ। 17 तारीख को फिर गौहर चिश्ती ने भी सर तन से जुदा के नारे लगाए और फिर हमने देखा भी कि कैसे उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड भी सामने आया। और ये तमाम जो वीडियोस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं वो साफ साफ बताते हैं कि बकायदा ये पूरी प्लानिंग की गई थी देश का माहौल खराब करने के लिए। बकायदा मुस्लिम युवाओं को उकसाया जा रहा था कि आप ऐसे हिंसा का रास्ता अपनाइए और देश में माहौल खराब कीजिए। भंवर, इस तरह का माहौल बन रहा है, उस माहौल के जिम्मेदार कई हद तक पीएफआई है। क्योंकि आप देखिए, जहां भी इस तरह की कोई घटनाक्रम होता है और इन तमाम बातों पर देखिए मुहर तो पटना से भी लग जाती है। बिहार से जिस तरीके से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नाम लेते हुए कहा है कि पीएफआई जिम्मेदार, उसके लेटर्स मिले हैं, उसके तमाम सबूत मिले हैं, तो वो वही पीएफआई जो करौली दंगे में पहले लेटर पुलिस को देती है, मुख्यमंत्री तक लेटर पहुंचाती है कि दंगे होंगे और दंगे हो जाते हैं। और देखिए, पीएफआई कनेक्शन सरवर चिश्ती जो या दरगाह में है, पीएफआई से उनके कितने प्रगाढ़ रिश्ते हैं, ये तो तमाम तस्वीरें लोग देख रहे हैं। झंडा लेकर पीएफआई का रैली में सबसे आगे वो नजर आते हैं। तो आप देखिए, पीएफआई जिस तरीके से जहां जहां सक्रिय है वहां दंगे हो रहे हैं, वहां सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है। अजमेर से ठीक 50 किलोमीटर पहले ब्यावर की तस्वीरें, जो सर तन से जुदा करने के नारे 17 तारीख को नहीं, 17 तारीख से 10 दिन पहले भी लगे हैं और खुलेआम सड़कों पर लगे हैं, उस पर किसी ने गौर नहीं किया। पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, सोशल मीडिया पर साइबर सेल ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है राजस्थान सरकार का वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। वो कहाँ चला गया था? धारा 144 लगे होने के बावजूद भी इस तरह के लोग कैसे वहाँ पर रैलियां निकाल रहे, जो सरेआम सर से तन से सर जुदा करने की वहां पर नारे लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भंवर, आप बने हमारे साथ। बड़ी खबर एक और आ रही है कि पटना के फुलवारी शरीफ में एक और गिरफ्तारी हो गई है। तो फुलवारी शरीफ का ये मामला, अब तीसरे आरोपी अरमान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पीएफआई खुलासे के बाद अब तक कुल 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ऐसे में अतर परवेज जलालुद्दीन के बाद एक और जो आरोपी है उससे भी थाने में पूछताछ इस वक्त की जा रही है। तो पटना का फुलवारी शरीफ मामला, जिसमें देश को इस्लामिक स्टेट बनाने का ये पूरा प्लान, तीसरे आरोपी अरमान जिसका नाम बताया जा रहा है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो मुख्य आरोपी जलालुद्दीन और अतर परवेज है, उनके घर पर रेड भी मारी गई थी, उससे भी कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए, पीएफआई के दस्तावेज और फॉर्म्स भी बरामद हुए हैं उनकी सदस्यता लेने के लिए। और ये जो घर अब इस वक्त आप देख रहे हैं, जो तीसरा आरोपी अरमान, उसका ये घर है, उसका ये घर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी घर में वो रहता था और वो भी बाकायदा उन बैठकों में शामिल होता था जो फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस में चलाई जा रही थी। ये उसका आवास है, ये उसका घर है
जरा देखिए इस आलीशान घर को। इस घर में ही अरमान जो तीसरा आरोपी है वो रहा करता था, उसका परिवार रहता है और अरमान की भी अब गिरफ्तारी कर ली गई है। फुलवारी शरीफ का ये मामला जिसमें पीएफआई का लिंक सामने आया है और साफ साफ जो दस्तावेज मिले हैं वो बताते हैं कि देश विरोधी गतिविधियां यहां पर तेजी के साथ चलाई जा रही थी। इसके लिए अलग अलग राज्यों से भी लोग इकट्ठा हुआ करते थे फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस में। और जो तीसरा आरोपी है अरमान, ये उसका घर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उसका घर है फुलवारी शरीफ में ही, ये उसका घर है जो आलीशान घर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अरमान नाम के शख्स का है जो तीसरा आरोपी फुलवारी शरीफ मामले में बताया जा रहा है।